हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड, बेस और बफर वाले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो सर, हमने इस तरह से चीज़ों को समझा कि पूरी तरह से इंटरेक्टिव वे और स्लाइड्स के माध्यम से, है ना। तो स्लाइड्स के माध्यम से इसलिए ताकि उस तरह से आप नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करें और एक इंटेलेक्चुअल वे से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बफर्स। बफर्स में हमने जाना कि ऑफिशियल बफर सॉल्यूशन के बारे में अपने को आज डिस्कस करना है। किस तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन आएंगे कि भाई इनके टाइप्स कितने हैं। इनके दो टाइप्स है, स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन और एक्चुअल बफर सॉल्यूशन। अब सर ये क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन या एक्चुअल बफर सॉल्यूशन, ये दोनों इसके टाइप है किसके, ऑफिशियल बफर सॉल्यूशन के। और सबसे पहले अगर बात करें स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन की, इसमें इसके नाम में क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है। तो इसका काय के लिए यूज करेंगे अपन, इसका यूज करेंगे अपन स्पेसिफिकली फॉर एनालिटिकल पर्पस। एनालिटिकल पर्पस मतलब जो अपन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं किसी भी मटेरियल की या किसी भी केमिकल की, काय के लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, एनालिसिस बोलते हैं। तो इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पीएच सॉल्यूशन फॉर एनालिटिकल पर्पस, ओनली फॉर एनालिटिकल पर्पस, मतलब टाइट्रेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है। तो उनके लिए जो पीएच सिस्टम हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे, स्टैंडर्ड बफर सिस्टम से होंगे, ठीक है। और इसका कहाँ यूज करेंगे अपन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अश्योरेंस या एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली HPLC, TLC, इन सब चीज़ों में यूज होगा। HPLC, TLC, HPTLC, इन सब चीज़ों में यूज होगा। अब ये आने वाले टाइम में आप समझेंगे कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अपन इसको यूज़ करेंगे। और हम एक टाइट्रेशन में भी इसका यूज़ करेंगे। कौन से टाइट्रेशन में, हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, या फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के साथ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रेसिपिटेशन का एक स्पेसिफिक फिनोमिना है कि अगर पीएच चेंज होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स कैन बी इंक्रीज, ठीक है। तो उसमें भी अपन इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसके यूज़ बता दिए, आप अगर चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके या वीडियो को रोक के स्पेसिफिकली ये जो पॉइंट्स है उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने समझा रहा था कि इट इज़ यूज फॉर द स्पेसिफिक पीएच सॉल्यूशन फॉर एनालिटिकल पर्पस, ठीक है, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या क्वालिटेटिव अश्योरेंस, ठीक है। फिर अगर अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर, इसका सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल है बोरिक एसिड बफर सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिए है, बाकी बफर सॉल्यूशन आगे आप लगा लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम रहती है स्लाइड्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बोरिक एसिड बफर सॉल्यूशन। इसकी ऑफिशियल मेथड बनाने की, बफर सॉल्यूशन बनाने की कहाँ मिलेगी आपको, इंडियन फार्माकोपिया में मिलेगी, ठीक है। तो अपन को इंडियन फार्माकोपिया में देख के ऑफिशियल मेथड इसकी लिखना है, ठीक है। मैं इसकी ऑफिशियल मेथड्स भी एक दो बोरिक एसिड या फिर किसी इन एक्चुअल एसिड्स की ऑफिशियल मेथड्स आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है अपना पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड 0.2 मोलर सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड 0.2 मोलर सॉल्यूशन पर किसका सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। 0.2 मोलर क्या है, उसकी सांद्रता है या उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ऑफिशियल मेथड इसकी भी होगी, है ना। और थर्ड और लास्ट वाला अपन समझ लेते हैं, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है।
जब भी मैं PO4 लिखूँ तो उसका मीनिंग क्या है, जब भी मैं PO4 लिखूँ उसका मीनिंग है फॉस्फेट, ठीक है। PO4 लिखने का मीनिंग है फॉस्फेट। तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बनाने की भी ऑफिशियल मेथड मिलेगी, ठीक है। आपको मैं इसमें से दो चीज़ों के आपको ऑफिशियल मेथड करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। और अपन बात करें एक्चुअल बफर सिस्टम या एक्चुअल बफर सॉल्यूशंस की, तो ये कौन से सॉल्यूशन या सिस्टम हो गए, ये ऐसे सिस्टम हो गए जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, या उनकी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, है ना, स्थिरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसको बोलते हैं अपन फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन, जस्ट लाइक इंजेक्शंस एंड आवर ओरल लिक्विड सॉल्यूशंस या ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब सर इसके टाइप क्या क्या है, इसका टाइप है सबसे पहले एसिडेट बफर, दूसरा है अमोनिकल बफर, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जब याद करना हो तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। मैंने तो इजीली इसलिए बता दिया, सबसे इजी वाले मैंने उठाए हैं, ठीक है, सबसे इजी वाले मैंने उठाए। इससे भी टफ चीज़ें हैं बट मैंने सबसे इजी वाले उठाए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल मेथड भी मैं बताऊँगा, दो इसमें बताऊँगा, दो इनकी बताऊँगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई बात मेरी, एसिडेट बफर सॉल्यूशन, अमोनिया बफर सॉल्यूशन या अमोनिया बफर सिस्टम, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं इन दोनों के कंपैरिजन की अगर बात करूं, इन दोनों के अगर कंपैरिजन की अगर बात करूं मैं, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है ना। ये कहाँ यूज़ होंगे, एनालिटिकल पर्पस में, ये कहाँ यूज़ होंगे, फॉर्मुलेशन में, ठीक है। इन दोनों का स्पेसिफिक रोल है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और समझ में आने के साथ साथ ही आपने इनके प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप एक काम कीजिए कि इस पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक लीजिए, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑफिशियल बफर सॉल्यूशंस के बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऑफिशियल बफर सॉल्यूशंस क्या है और एक्चुअल बफर सॉल्यूशंस क्या है, तो आप पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट से समझ चुके होंगे। तो हम अभी डिस्कस करेंगे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपके लिए पूरी तरह से नया वर्ड है, आइसोटोनिक, ठीक है। बट मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या बोलता है, concentration in solution in which the solvent molecules move to the lower concentration of solvent to higher concentration of solvent। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सीधे एक बात रखनी है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे सबसे पहले हेडिंग डाला आपने, ये बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने क्या देखा कि इसमें क्या है, बफर है। बफर का मीनिंग मैं समझा चुका हूँ। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग वो होता है कि एक किसी भी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, आपका समझ लीजिए वाटर है, एग्जाम्पल के लिए वाटर है, और सॉल्यूट मतलब क्या, मतलब शक्कर है। सॉल्यूट मतलब क्या, शक्कर है, शुगर है, ठीक है। अगर अपन इन दोनों को घोलेंगे तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर होगा और कम अमाउंट में क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैंने बोला मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर मोमेंट कर रहे हैं किस तरफ, जिस तरफ अधिक सांद्रता है या अधिक कंसंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट का, तब उस प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, ऑस्मोसिस बोलेंगे, है ना। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। और उस ऑस्मोसिस को नाम दिया गया अपन ने, है ना, इस ऑस्मोसिस को नाम दिया अपन ने आइसो ऑस्मोसिटी, है ना। और इसको अपन स्पेसिफिक नेम से जानते हैं आइसोटोनिसिटी।
तो इसकी डेफिनेशन आप लिख पाएंगे इस तरह से, या मैं और अच्छे से समझाऊँ? तो इस तरह से आप इसको जानिए, ठीक है। सबसे पहले तो आइसोटोनिसिटी के बारे में जानिए। आइसोटोनिसिटी वर्ड कैसे बना है? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन के बारे में मैं समझा ही चुका हूँ, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब आपका ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, सॉल्यूट जो रहेगा आपका कम अमाउंट में रहेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इनहिबिटेड बाय विच प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के विपरीत एक चीज काम करती है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के विपरीत एक चीज काम करती है, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन? मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस प्रेशर का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यही तरीके हैं आपको समझाने के, क्योंकि ये सब चीज़ें आप 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइसोटोनिसिटी के बारे में बता दूं। आइसोटोनिसिटी क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आइसोऑस्मोसिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ आइसोऑस्मोसिटी। अब आइसोऑस्मोसिटी के बारे में बता दिया मैंने, ऑस्मोस और सॉल्यूशन के बारे में बता दिया, और ऑस्मोसिटी के बारे में भी लिख लो आप जल्दी से फटाक से कि मोमेंट ऑफ किसका? मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का किसकी तरफ? शुगर की तरफ। शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या है? सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल की तरफ उसका मूवमेंट होना क्या कहलाता है? ऑस्मोसिटी कहलाता है, ठीक है। सिर्फ ऑस्मोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, आइसोऑस्मोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। आइसोऑस्मोसिटी अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइसोऑस्मोसिटी अपन किसको बोलेंगे? आइसोटोनिसिटी को, ठीक है। ऑस्मोसिटी के बारे में मैंने समझा दिया आपको। फिर अभी डेफिनेशन चालू करते किस चीज की? आइसोटोनिसिटी की। आइसोटोनिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a solution which can be affect the semi permeable membrane and affects the formulation of a pharmaceutics, ठीक है। ये है चीज। मतलब अगर अपन बफर आइसोटोनिसिटी की बात करें तो किस तरह से कोई फॉर्मुलेशन अपने ब्लड में जाके पूरी तरह से सर्कुलेट होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लिक्विड प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन आइसोटोनिसिटी किसकी जानेंगे? सिर्फ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए अपन सबसे पहले किसको जानेंगे? आइसोटोनिसिटी को जानेंगे। आइसोटोनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ ऑस्मोलरिटी या सेम नंबर ऑफ ऑस्मोसिटी, ठीक है। सेम नंबर ऑफ ऑस्मोसिटी, सेम ऑस्मोसिटी। ऑस्मोसिटी का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरह से है ना। ऑस्मोसिटी का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब इसका मतलब क्या है? सेम ऑस्मोसिटी का मतलब है कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन सिस्टम में सॉल्वेंट का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, एक जैसा रहेगा, पूरी तरह से स्थिर रहेगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इस तरह से बैलेंस होगा कि कहीं पे भी सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। बस यही है कॉन्सेप्ट आइसोटोनिसिटी का। मैं किताबी लैंग्वेज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ सीधा सीधा बोल रहा हूँ सेम ऑस्मोसिटी, है ना। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्यूट कंसंट्रेट, लिख लो आप इसको ऐसा एक काम करो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब एक जैसा तो नहीं होगा, बट कैसा होगा? वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे। मतलब ये 10 है तो ये 2 होगा ही होगा, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आइसोटोनिसिटी। और बात करें अपन हाइपोटोनिसिटी की, ये तीनों एक कंडीशन है। यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन लिख रखी है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक।
किस तरह से, मतलब अगर समझो कि अगर आपके सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट मतलब जो शक्कर है आपकी, वो एक कम मात्रा में हो, तो क्या होगा, उससे उसके क्या बनेगी, ऑस्मोसिटी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी सर, क्योंकि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हुआ तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को या फिर आपके ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिटी, है ना। ऑस्मोसिटी के थ्रू वो ब्लड की सेल्स में एंटर करेगा और उस तरह से आपकी सेल्स क्या होगी, फूल जाएंगी। इसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक। और उसी तरह से अगर हमारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, फिर क्या होगा, फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। उल्टे से आपकी जो ब्लड सेल्स है उसमें से लिक्विडो बाहर खींचेगा और सारी की सारी सेल्स श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपरटोनिक। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कहा जा रहा है सॉल्वेंट सेल्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। और हाइपरटोनिक का मीनिंग क्या है, हाइपरटोनिक में आपकी सेल्स में से पानी बाहर आ रहा है, इसलिए सेल्स श्रिंक हो रही है। मैं इसको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बट आप सबसे पहले इन चीज़ों को नोट कीजिए जो मैंने अभी समझाई है। ठीक है, तो आपको मैं टाइम दे देता हूँ, ये पूरी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा आइसोटोनिसिटी के बारे में। ठीक है, मैंने डेफिनेशन समझाई। अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आइसोटोनिसिटी का हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। किसी भी लिक्विड प्रिपरेशंस, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्रल्स की, ऑप्थेल्मिक की और इंट्राथिकल प्रिपरेशंस की। इंट्राथिकल प्रिपरेशंस मतलब वो प्रिपरेशंस जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका यूज़ अपन कहाँ करते हैं और कैसे कैसे इनका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आप जानो कि आइसोटोनिसिटी का मेजरमेंट या फिर उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि आइसोटोनिक है या नहीं है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को पता करने के लिए कॉलिगेटिव मेथड होती है और हीमोलाइटिक मेथड होती है। कॉलिगेटिव मेथड मतलब कौन सी, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, वेपर प्रेशर मेजरमेंट, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आती है। अब क्या है कैसे है इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं 12th में। स्पेसिफिकली आपको इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या फिर अपना फ्रीजिंग पॉइंट को अपन बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को भी अपन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसकी मेथड से आपको क्या पता चलेगी, आइसोटोनिसिटी पता चलेगी। और हीमोलाइटिक मेथड क्या है, हीमोलाइटिक मेथड में आपको बस क्या करना है, किसी भी सॉल्यूशन को अगर वो हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो उसको आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें ब्लड की सेल्स को डाल देना है या आरबीसीज को डाल देना है। ब्लड की सेल्स मतलब आरबीसीज की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, है ना। तो आरबीसीज को आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन में डाल देना है और उसको स्टडी करना है कैसे, माइक्रोस्कोप से। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, तो वो क्या करेगा, उसकी आरबीसीज फूल जाएंगी, मतलब साइज में बड़ी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है और वो कहाँ है, बाहर है। तो बाहर से क्या होगा, यहाँ पे अंदर जाने लगेगा आपका पूरा का पूरा वाटर या आपका पूरा का पूरा सॉल्वेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फूल जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, एप्रोप्रिएट होगा। बराबर नहीं, कंसंट्रेशन बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्रोप्रिएट की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सेल्स आराम से रहेगी। ये क्या है, आपकी आरबीसीज है या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लड सेल्स है ना।
तो ये आपकी आरबीसी से पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से उनको होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने को आइसोटोनिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और हाइपरटोनिक अगर मैं बात करूं तो हाइपरटोनिक में क्या है, आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब शक्कर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स के अंदर जो वाटर रहता है, सेल्स के अंदर जो वाटर रहता है या फिर फ्लूइड रहता है, वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। किसकी वजह से, ऑस्मोसिटी की वजह से या ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन हाइपरटोनिक, मतलब सेल्स का श्रिंक हो जाना। ये पूरे के पूरे डायग्राम को मैंने इसी तरह से इसलिए बनाया ताकि आप आराम से हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक को समझ सकें, ठीक है। और एक इसकी स्पेसिफिक मात्रा भी मैंने लिख दी है कि अगर अपने को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो पर 100 ml में अपने को कितना मिलाना पड़ेगा, आपको सोडियम क्लोराइड, या फिर आपको कितना मिलाना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, नमक है। सोडियम क्लोराइड कितना मिलाना पड़ेगा, 0.2%। 100 ml का 0.2% आपको मिलाना पड़ेगा अगर आपको क्या बनाना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। आइसोटोनिक बनाना है तो 0.9 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml, तो क्या बन जाएगा, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आपको हाइपरटोनिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2% ऑफ NaCl इन 100 ml। 100 ml का 2% कितना हुआ, 100 ml का 2% हुआ 2 ग्राम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आइसोटोनिसिटी का यूज क्या क्या है, पैरेंटल इंजेक्शंस में, नेजल ड्रॉप में, मतलब जो अपने नेजल कैविटी है उसके लिए अपन यूज करेंगे। ऑप्थेल्मिक के लिए जो आई ड्रॉप्स अपन डालते हैं उसको बोलते हैं अपन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इंट्राथिकल के बारे में, इंट्राथिकल मतलब अपने रीढ़ की हड्डी, या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं बोल सकते, स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक वर्ड आप याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन लगेगा वो इंट्राथिकल कहलाता है। इन सब का आइसोटोनिक होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, रीजन मैंने समझा दिया। अब मेजरमेंट भी मैंने समझा दिया, यूज भी मैंने समझा दिया, और इसकी पूरे कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अपनी कॉपी में प्रॉपरली नोट करेंगे, है ना। तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ कि आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर ले या फिर वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने आई होप देख लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।